तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। तो जैसा इसका नाम है, क्या काम आता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, उसी तरीके से पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस है, लेकिन हम इसको स्मार्टली यूज करते हैं। मतलब इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के साथ साथ कुछ और भी काम करवा लेते हैं। जैसे जो पोटेंशियोमीटर है उसको यूज किया जा सकता है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके अलावा हम इसको करंट को मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी जैसे दो सेल है उनका ईएमएफ हमको पता नहीं है, तो उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, और दोनों ही हमको पता नहीं है, तो उनको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मतलब E1/E2 फाइंड कर सकते हैं। और अगर उन दोनों में से किसी एक सेल का वोल्टेज पहले से पता हो, ईएमएफ पहले से पता हो, तो हम दूसरे सेल का ईएमएफ एग्जैक्टली फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर यूज किया जा सकता है। तो देखो कितने सारे काम हो गए इसके, क्या क्या काम आता है ये। हमारे सिलेबस में तो इसकी दो ही एप्लीकेशन है। कौन कौन सी? कोई भी दो सेल है उनके ईएमएफ को कंपेयर करना, यानी कि उनका रेशियो फाइंड करना, और दूसरी एप्लीकेशन है जैसे कोई भी सेल हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा क्या एप्लीकेशन बताई? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो, करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, दिखने में कैसा होगा, उसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर हम 10 मीटर लेंथ का एक वायर यूज करते हैं। कितनी मीटर लेंथ का? नॉर्मली इसमें 10 मीटर लेंथ का एक वायर होता है जो कि 1 मीटर के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर होता है। ये वाला पॉइंट है मान लो ए, और इधर ये देखो कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे अगेन एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे लगी होगी और एक छोटी कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे लगी होगी। ये पॉइंट होगा अपना बी। तो ऐसे मैंने ये चार ही इसके पार्ट्स दिखा रखे हैं। ऐसे 1-1 मीटर लंबाई की ये 10 पार्ट्स होंगे, तो ये टोटल 10 मीटर लेंथ का होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये कितनी लेंथ का होगा? 10 मीटर लेंथ का होगा। ठीक है, अच्छा इसमें वोल्टेज इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल भी लगा होता है यहाँ पे। जैसे मीटर ब्रिज के अंदर एक 1 मीटर लेंथ का स्केल लगा होता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होगा? एक 1 मीटर लेंथ का स्केल लगा होगा। क्या लगा होगा? 1 मीटर लेंथ का एक स्केल लगा होगा। 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्केल लगा होगा। ठीक है, अच्छा और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे? रियोस्टेट। नाम सुना है क्या रियोस्टेट का? क्या चीज होती है रियोस्टेट? RH के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए या करंट को कम ज्यादा करने के लिए सर्किट का रेजिस्टेंस कम ज्यादा करना पड़ता है, तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, जिससे हम सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे लगा होगा एक अमीटर जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, और साथ में यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगी होगी, और इस सेल का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइवर सेल, जिसका ईएमएफ मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। कौन सा सेल है ये? ड्राइवर सेल। समझ में आया क्या? तो ये यहाँ पे सर्किट हो गया। अच्छा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड होता है साथ में, तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर को दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना सर्किट। ये हो गई जो कि है ना, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ए पे, और दूसरा सिरा जो कि से कनेक्टेड है। तो ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कौन सा सर्किट? प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कौन सा सर्किट बोलते हैं बोलो? प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको इस इंस्ट्रूमेंट पे ये मिलेगा कि ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं ये कौन से मटेरियल का बना है। तो ये जो वायर है ये बना होता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन एलॉय का। कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन एलॉयस, है ना, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का बना होगा। इसकी खास बात क्या होती है? तो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन इन दोनों का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है
और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। दो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है इन दोनों एलॉय की। कॉन्स्टेंटन या जो मैग्नीन है इनकी खास बात ये होती है कि इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी कम रहेगा। रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, एलॉय जितने भी होते हैं ना सबका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये एलॉय हैं तो इनका रेजिस्टेंस तो होगा ज़्यादा। और अल्फा कम होने का मतलब क्या है कि अगर इस वायर का टेम्परेचर भी चेंज होगा, करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होगा रेजिस्टेंस की वजह से, तो गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इसमें मिनिमम चेंज आएगा। जिस मटेरियल के लिए अल्फा कम से कम होता है उसका टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस मिनिमम चेंज होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसकी खास बात है वायर की। तो वायर के ऊपर ही क्वेश्चन आता है कि कौन से मटेरियल का बना हुआ वायर होगा, तो कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ वायर होता है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। पहले हम क्या देखते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, हमको पता है कि जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है कि V हमेशा I इंटू आर के बराबर होगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें से I करंट पास होगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो हमेशा किसके बराबर होगा, I इंटू आर के बराबर होगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, रो एल बाई ए होता है ना। यहाँ पे जो वायर यूज किया जा रहा है ए से लेके बी तक इस तरीके से, ये जो वायर है ये पूरा का पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना होगा, एक ही मटेरियल का बना होगा। ये ऐसे नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मटेरियल के बने, तो पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना है। इसका मतलब पूरे वायर की रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है ना। पूरे वायर की थिकनेस भी बराबर होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वायर होता है, थिकनेस वेरी नहीं करती, तो ए की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। क्योंकि यहाँ पे आपने एक डीसी बैटरी कनेक्ट कर रखी है जिससे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट होगा, इसलिए आई की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो बचा क्या, एल बचा सिर्फ। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये क्या बोल रहा है रिलेशन, ये बता रहा है कि इस वायर के लिए जितना ज्यादा आप लेंथ लोगे उतना ही ज्यादा उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के आप इसकी जगह एक कांस्टेंट ले लो, कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एक अपने पास रिलेशन आ गया। ये जो K है इसको हम V बाई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस K का एक नाम होता है, ये जो कांस्टेंट लिया ना मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के किसके बराबर है, V बाई एल के। अगर कोई भी चीज लेंथ के साथ में या डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, अगर कोई भी चीज लेंथ के साथ में या डिस्टेंस के साथ चेंज होगी तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पे V बाई एल का मतलब है कि ये जो वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। कैसे पता चला, ये लिखा है देखो, ये रिलेशन क्या बोल रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा L होगा उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा है V बाई एल, इसका मतलब है इस वायर की 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो कि वायर 5 मीटर लंबा है फॉर एग्जाम्पल, और 5 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो है 50 वोल्ट। तो 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, 50 वोल्ट को डिवाइड कर दो 5 मीटर से तो कितना आएगा, 10 वोल्ट पर मीटर। तो वो क्या चीज़ है, उसी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कोई भी चीज़ लेंथ के साथ चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने की जो एक तरह से रेट होगी, यानी लेंथ के साथ में वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। रेट वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, रेट तो टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज होती है उसके लिए यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये लेंथ के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको बताने के लिए जो टर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। आया समझ में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू V बाई एल। और ये क्या चीज़ है एक्चुअली, ये है वायर की 1 मीटर लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर वायर 5 मीटर लंबा है और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, तो 1 मीटर लंबाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50/5 करके आपने सॉल्व कर लिया। तो आपने वोल्टेज को डिवाइड ही तो किया लेंथ से, तो उससे अपने पास क्या आ गया,
50/5 यानी कि 10 वोल्ट पर मीटर, ये वाली वैल्यू आ गई, जो कि ये बता रही है कि वायर की 1 मीटर लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैसे? कोई भी पोटेंशियोमीटर हो वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी बताने के लिए हम इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को चेक करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ को मेजर कर रहा है तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज़ मेजर कर रहा है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, तो अगर ये पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाएगा तो हम बोलेंगे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और सिर्फ ये बड़े बड़े वोल्टेज को मेजर कर सकता है, छोटे वोल्टेज को मेजर ही नहीं कर सकता, तो इसकी सेंसिटिविटी कम मानी जाएगी। जैसे अपना जो मीटर स्केल होता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, 1 मिलीमीटर तक वो मेजर कर सकता है, तो 1 मिलीमीटर के आसपास होगी उसकी सेंसिटिविटी। उससे छोटी रीडिंग ले सकता है क्या वो? उससे छोटी वैल्यू हम उससे छोटी लेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ मेजर नहीं की जा सकती, स्केल से एक्यूरेसी नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये कितना सेंसिटिव है, इसको बताने के लिए हम क्या कौन सी टर्म यूज करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज करेंगे। कैसे बताएंगे इससे? कोई भी पोटेंशियोमीटर हो उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उस इंस्ट्रूमेंट की यानी उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। तो अगर आपको किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिनिमम रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिख देते हैं। सेंसिटिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी पोटेंशियोमीटर के लिए अगर के ज़्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम मानी जाएगी, याद रखने वाली बात है। अगर किसी पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। तो अगर आपको सेंसिटिविटी यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी पोटेंशियोमीटर वोल्टेज की छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाए तो उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी? के की वैल्यू को डिक्रीज करके। अब आप बताओ ये फॉर्मूला देख के कि के की वैल्यू को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, बताओ देख के की वैल्यू कैसे कम की जा सकती है? या तो लेंथ बढ़ा दो या वोल्टेज कम कर दो, है ना। वोल्टेज तो कम नहीं करेंगे, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप किसी भी सेल का ईएमएफ या कोई इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई सेल कनेक्ट करोगे यहाँ पे सर्किट के अंदर, तो उस वोल्टेज से ज़्यादा ही वोल्टेज होना चाहिए उस ड्राइवर सेल का, तभी वो रीडिंग आती है, तभी हम प्रॉपरली कैलकुलेशन या मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी को तो हम कम नहीं करेंगे, के को कम करने के लिए हम एल को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं वो कितनी लेंथ का होता है, वायर कितनी लेंथ का होता है, ये 10 मीटर लेंथ का होता है। अगर आप और ज़्यादा लंबा वायर यूज़ करोगे तो सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम बड़ा वायर यूज़ करते हैं। तो रीज़न समझ में आया आपने इतना बड़ा वायर क्यों यूज़ किया? इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और सेंसिटिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्टेज की छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाएगा। ये इसकी खास बात। पोटेंशियोमीटर की अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, V इक्वल टू के इंटू एल। के क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है वायर की 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अगर मुझे वायर की किसी एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं उसको इस तरीके से मेजर कर सकता हूँ कि उस एल लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट के से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा हमारे पास में, वी आ जाएगा। वी मतलब उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? के क्या मतलब क्या है? 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ वायर की 5 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो अगर 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो क्या 5 मीटर लेंथ के अक्रॉस पता कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो वही किया अपन ने। के का मतलब है 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसको एल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। V इक्वल्स टू के इंटू एल। अगर पोटेंशियोमीटर की किसी भी एल लेंथ के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या करना है, सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो तो अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे।
जो फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। हमको दो सेल दे रखे होंगे जिनका ईएमएफ हमको पता नहीं होगा और हमको उनके ईएमएफ का रेशियो पता करना है, मतलब उनको कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मान लो पोटेंशियोमीटर वायर है। कितनी लेंथ का होता है पोटेंशियोमीटर वायर? बोलो। 10 मीटर लेंथ का होता है। कितनी मीटर लेंथ का होगा? 10 मीटर लेंथ का होगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ में? यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा? रियोस्टेट, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। फिर यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा? अमीटर। फिर यहाँ पे ड्राइवर सेल। तो ड्राइवर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किट को चलाता है, इसी की वजह से सर्किट में करंट वगैरह फ्लो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर सेल। ठीक है, ये लो, इतना समझ में आया? अच्छा, अब मान लो कि दो सेल हैं जिनके ईएमएफ को हमको कंपेयर करना है। दो सेल हैं जिनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो मैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये पहला सेल है, इसका ईएमएफ है E1, और ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है मान लो E2। कितने सेल हैं यहाँ पे? दो सेल हैं। पहले सेल का ईएमएफ E1, दूसरे सेल का ईएमएफ E2। क्लियर एकदम? ठीक है, एक चीज याद रखने की, जब भी आप इन सेल्स को या इस ड्राइवर सेल को सर्किट में कनेक्ट करो तो हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे कनेक्ट होगा, है ना। हमेशा जितने भी सेल सर्किट में लगेंगे उनका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट होगा? ए पॉइंट पे कनेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन दोनों सेल को सर्किट में लगाएंगे। इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक की होगी, ये की 1 मान लो, ये की 2 मान लो। जब की 1 को ऑन करोगे तो पहला सेल सर्किट में लग जाएगा, की 2 को ऑन करोगे तो सेकंड सेल सर्किट में लग जाएगा। ये क्या चीज़ है? गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? जॉकी, जिससे हम रीडिंग्स वगैरह लेंगे। और साथ में एक स्केल भी लगा होगा यहाँ पे, मैंने दिखाया नहीं है, ऊपर दिखा देता हूँ। तो स्केल का काम क्या होगा? लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। इस तरीके से ऊपर दिखा रहा हूँ इसको। तो ये एक स्केल लगा होता है जिसका काम ये होता है कि जब भी आप रीडिंग लोगे तो कितनी लेंथ पे जॉकी को टच किया जा रहा है तो बताने के लिए हम ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्केल यूज़ करेंगे। वो इसके ऊपर फिट ही होता है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब देखो, अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो सेल 1 है इसको सर्किट में लगाएंगे। पहला सेल सर्किट में लग गया जी, है ना। ये पहला जो सेल है ना, इसको सर्किट में कनेक्ट कर दो। ये लगा दिया, ये की ऑन कर दी मान लो। ये वाला सेल डिस्कनेक्टेड है तो इसको तो भूल जाओ एक बार, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अभी। तो पहला सेल सर्किट में लगा दिया। अब आपको करना ये है कि इस जॉकी को ए पॉइंट से आगे अलग अलग पॉइंट पे इस तरीके से उठा के टच करना है और कंटिन्यूसली गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते रहनी है। क्या करना है? जॉकी को ए पॉइंट से आगे अलग अलग पॉइंट्स पे इस तरीके से उठा के टच करते जाना है ना, और कंटिन्यूसली गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखनी है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो ए पॉइंट से, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था पोटेंशियोमीटर के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल्स टू के इनटू एल होता है। और के का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना आप ए पॉइंट से दूर होते जाओगे उतना ही इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब मान लो आपने ये वाला जो सेल है ये 5 वोल्ट का लगा रखा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इससे जैसे जैसे जो कि दूर आप टच करोगे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पहले मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, फिर हो गया 2 वोल्ट, फिर हो गया 3 वोल्ट, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे ही वो बराबर होगा इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो करंट दिखाएगा, यानी कि नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नल मतलब जीरो। तो हमको वो रीडिंग नोट कर लेनी है। मान लो कि L1 लेंथ के ऊपर जाके ऐसा हुआ, L1 लेंथ के ऊपर हमने क्या देखा कि जैसे हमने जॉकी को L1 लेंथ के ऊपर टच किया, कितनी लेंथ के ऊपर टच किया? ये कोई L1 लेंथ है। L1 लेंथ के ऊपर जैसे ही जॉकी को टच किया गया तो जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट दिखा रहा है। इसका मतलब उस L1 लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया? सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया। तो एक इक्वेशन लिख देते हैं कि E1 यहाँ पे
बराबर हो चुका है L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। और L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? K इंटू L1। समझ में आया? ये पहली इक्वेशन आ गई, देखो कितनी आसान है। अब आपको दूसरे सेल को सर्किट में लगाना है। अब हम इस वाली की को यहाँ से हटा देंगे, तो इस फर्स्ट की को तो आप यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दिया। अब इस सेकंड की को ऑन कर देंगे। अब कौन सा सेल सर्किट में लग गया? सेकंड। अब इसके लिए भी वही एक्टिविटी करनी है, अलग अलग पॉइंट पे टच करना है। अब सेकंड सेल के लिए मान लो ये यहाँ पे जाके आपको नल डिफ्लेक्शन मिला, ये कोई पॉइंट है जे डैश, और ये कितनी दूरी पे है? तो ये यहाँ से मान लो L2 दूरी पे है पॉइंट। तो इस बार हमने क्या देखा कि दूसरे सेल के लिए मान लो दूसरे सेल का वोल्टेज अलग है, कुछ 7 वोल्ट है सपोज करो। तो 7 वोल्ट के अकॉर्डिंग, 7 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपको जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लेंथ होगी तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट तक जाएगा। L1 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट के बराबर था, तो थोड़ी और लेंथ बढ़ा दो आगे ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट हो जाए। वो जैसे ही A2 EMF के सेल के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या शो करेगा? गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखा देगा। हमको वो रीडिंग नोट कर लेनी है, मतलब उस लेंथ को मेजर कर लेना है। इस बार वो लेंथ कितनी है? L2। तो हम अगेन इक्वेशन लिखेंगे कि E2 यहाँ पे किसके बराबर हो गया? K इंटू L2 के बराबर हो गया, है ना। तो दो इक्वेशन आ गई इस तरीके से। ये सेकेंड इक्वेशन है जी, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो आप क्या देखोगे कि E1 अपॉन E2 क्या आ गया? L1 अपॉन L2 आ गया। आया समझ में? अब हमको यही पता करना था कि दोनों सेल के EMF का रेशो कितना होगा। तो जो इनकी लेंथ का रेशो होगा, दोनों सेल के लिए जो बैलेंस लेंथ का रेशो होगा, या जहाँ पे जाके जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो जो लेंथ होगी उनका जो रेशो आएगा वही क्या होगा? इन दोनों सेल के EMF का रेशो माना जाएगा। तो दोनों सेल के EMF का रेशो किसके बराबर है? L1 अपॉन L2 के बराबर है। भाई के तो कैंसिल हो गया रेशो में, और अपने पास L1 अपॉन L2 किसके बराबर आ गया? E1 अपॉन E2 के। तो इस तरीके से आप दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हो। अगर इनमें से E2 EMF जैसे आपको पहले से पता है, इन दोनों में से किसी एक सेल का EMF पता है, तो क्या दूसरे सेल का EMF एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है? जैसे E2 की वैल्यू 10 वोल्ट है, पता है पहले से, तो E1 पता कर सकते हो ना, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देना इससे। तो अगर आपको E2 पहले से पता है तो E1 किसके बराबर आ जाएगा? E2 इंटू L1 अपॉन L2। तो अगर इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड सेल हो, स्टैंडर्ड सेल वो सेल होता है जिसका वोल्टेज पहले से पता होता है, तो अगर इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड सेल है तो उसकी हेल्प से आप किसी अननोन EMF के सेल का EMF भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। पहली एप्लीकेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। आया समझ में? पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए, जो होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है जी। ड्राइवर सेल का जो वोल्टेज है वो हमेशा इन दोनों सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज के और ड्राइवर सेल कम वोल्टेज का है तो फिर वायर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोड्यूस नहीं होगा जिसको हम कंपेयर कर पाएंगे। मान लो कि इस वायर की पूरी लेंथ के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, और यहाँ पे आपने 15 वोल्ट का सेल लगा दिया, तो 15 वोल्ट के लिए फिर वो अगर जॉकी को आप ऐसे ऐसे करते करते अगर बी पे भी टच कर दोगे तब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही मिलेगा मैक्सिमम। तो 15 वोल्ट से बैलेंस ही नहीं होगा कभी, तब आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने बोला कि जो ड्राइवर सेल है इसका वोल्टेज हमेशा उन सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए जिनका EMF हमको कंपेयर करना है, इसलिए बोला गया है। सेकेंड एप्लीकेशन देखो अब इसकी, जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इस बार हमको कोई भी एक सेल दे रखा होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर कितनी लेंथ का है? ये 10 मीटर लेंथ का, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हैं, फिर यहाँ पे क्या लगा होगा? रियोस्टेट, फिर यहाँ पे अमीटर, फिर ड्राइवर सेल। ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है। इस तरीके से ये अपना सर्किट हो गया, ठीक है। अब आपको कोई भी एक सेल दे रखा है, मान लो कि ये कोई सेल है जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ड्राइवर सेल को मैं E0 लिख देता हूँ। तो ये जो EMF का सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता करना है। क्या करना है?
इस ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करके बताना है। तो इसके लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे इसके साथ में। इसके साथ में क्या सर्किट ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना है इसको। ये वाला जो ड्राइवर सेल है, इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है और साथ में एक की लगा देनी है। ठीक है, ये लगा दी की, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमको पहले से पता होगी। इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से लगा देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स बताया था ना, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम जो भी वैल्यू के रेजिस्टेंस हम चाहते हैं सर्किट में, नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस वो लगा सकते हैं। तो आर की वैल्यू हमको पहले से पता होगी। ये वाली जो की है इसको शुरुआत में ऑफ रखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अपना गैल्वेनोमीटर, ये हो गई यहाँ पे जो की, ये हो गया सर्किट। आया समझ में? अब देखो इसको यूज कैसे करना है सर्किट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले जो की है इसको ऑफ रखेंगे और जॉकी को ए पॉइंट से आगे अलग अलग पॉइंट पे ऐसे टच करते करते देखेंगे कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखा रहा है। मान लो किसी L1 लेंथ के ऊपर हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट दिखा देता है, तो L1 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया होगा, इस सेल के EMF के बराबर हो गया होगा, तभी तो ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। आपको बताया था कि जैसे इस सेल का जितना भी EMF है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस भी प्रोड्यूस हो जाएगा, तब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। यहाँ पे ये जीरो डिफ्लेक्शन तभी क्यों दिखाता है, क्योंकि सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। और आपको पता है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और इस वायर के इस जे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और वायर का एक सिरा तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है ना, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा तभी तो इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे जीरो करंट दिखाता है ये गैल्वेनोमीटर, इसका मीनिंग ये होता है कि सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो चुका है। इक्वल होगा तो हम लिख देंगे E इक्वल्स टू के इंटू L1। पोटेंशियोमीटर के लिए हमको पता है कि V किसके बराबर होता है, K इंटू L के बराबर होता है, इसलिए हमने K इंटू L1 जो कि इस L1 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किसके बराबर लिख दिया, E के बराबर लिख दिया, सेल के EMF के बराबर लिख दिया। तो पहले इक्वेशन आ गई अपने पास। अब आपको क्या करना है, सेकंड केस में इस की को ऑन कर देना है। जैसे ही आप की को ऑन करोगे, अब आप क्या देखोगे, जैसे इस की को ऑन किया गया, ऑन करते ही इस सेल से इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस सर्किट में अब कंटिन्यूसली क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब ये सेल वर्किंग कंडीशन में है। अब आप जॉकी को वापस से अलग अलग पॉइंट पे टच करते हुए लाओ, आप क्या देखोगे कि इस बार किसी L2 लेंथ के ऊपर आपको गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाएगा और वो जो L2 लेंथ है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बार वो किसके बराबर होगा, वो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोला जाता है। क्योंकि अभी सेल कौन सी कंडीशन में है, याद करो, वर्किंग कंडीशन में। जब भी सेल वर्किंग कंडीशन में होता है तो क्या होता है, उसके अक्रॉस हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग मिलती है। इसका मतलब अभी इस सिचुएशन में, सेकंड कंडीशन में, जब आपने इस की को ऑन कर दिया और सेल वर्किंग कंडीशन में है तो सेल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो चुका है L2 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि K इंटू L2 लिख देंगे इसको। आया क्या समझ में? सेकंड कंडीशन में ये जो सेल है इसके क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो चुका है L2 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये अपने पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आपस में डिवाइड करके लिखो। तो E अपॉन वी किसके बराबर आएगा, L1 अपॉन L2 के। अब हमको ये पता करना था कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। याद करो, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और E और V क्या होते हैं, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमको पता है कि E अपॉन वी L1 अपॉन L2 के बराबर है, किसके बराबर है, L1 अपॉन L2 के बराबर है, और इंटू आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो L1 L2 ये तो हम इनका रेशियो तो हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर ही लेंगे, और आर की वैल्यू हमको पहले से पता होगी क्योंकि ये नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे देखो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, यानी कि जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा।
आया कुछ समझ में? देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर और एक जो वोल्टमीटर होता है उनमें डिफरेंस क्या है? अगला टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और जो पोटेंशियोमीटर है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस ये है कि जो वोल्टमीटर है उसकी एक्यूरेसी कम होती है। एक्यूरेसी क्या होती है उसकी? कम। जबकि पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी चीज़ को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताएगा। इसका रीज़न क्या है? देखो, जब भी आप किसी वोल्टमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो वोल्टमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो सर्किट में जैसे लगेगा, वोल्टमीटर जैसे सर्किट में लगेगा उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कुछ वोल्टेज वो खुद खाएगा, जिसकी वजह से सर्किट में जो वोल्टेज होगा जो उसको मेजर करना होगा वो हमेशा उससे कम रीडिंग शो करेगा, उससे कम वोल्टेज मेजर करके बताएगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज वो खुद भी खा रहा है अपनी वर्किंग के लिए, है ना। इसलिए जो वोल्टमीटर है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से आपको थोड़ी सी कम रीडिंग शो करेगा। जबकि पोटेंशियोमीटर का खुद का सेल होता है जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं, और खुद का सेल होने की वजह से, जो ड्राइवर सेल है, खुद का सेल होने की वजह से क्या होगा कि जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें आप पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करोगे वोल्टेज को मेजर करने के लिए, उससे करंट नहीं लेगा। आपको याद होगा जब हम पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेते हैं उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करता है, उस टाइम पे वो रीडिंग नोट की जाती है। जीरो डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब करंट जीरो होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। इसका मतलब जो पोटेंशियोमीटर है वो सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेगा, जिस सर्किट में उसको कनेक्ट किया जाएगा उस सर्किट से वो कोई भी करंट नहीं लेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा किसकी होगी? पोटेंशियोमीटर की होगी, क्योंकि वो अपनी वर्किंग के लिए एक्सटर्नल सर्किट से, जिस सर्किट में वोल्टेज मेजर करना है उस सर्किट से कोई भी वोल्टेज नहीं लेगा, ठीक है। उसका खुद का सेल होता है जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं। जबकि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा क्या करेगा? एक्सटर्नल सर्किट से कुछ वोल्टेज आ जाएगा, और इसकी वजह से जो एक्चुअल वोल्टेज होगा उससे वो कम रीडिंग शो करेगा हमेशा। ये उसका ड्रॉबैक है, ठीक है। इसके अलावा जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बता सकता है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर है इसको आप और भी एक दो काम के लिए यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जैसे दो अलग अलग ईएमएफ के सेल हैं, उनका ईएमएफ कंपेयर किया जा सकता है, या किसी एक सेल का ईएमएफ पहले से पता हो तो दूसरे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सकता है, या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो एप्लीकेशन और बताई थी, आपको याद होगा कौन कौन सी एप्लीकेशन बताई थी? एक तो आपको बताया था कि किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और करंट की वैल्यू भी इससे मेजर की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उसके यूज होते हैं। तो एक मल्टीपर्पज डिवाइस होगी, एक तरह से बहुत सारे काम करेगा ये। तो पोटेंशियोमीटर हमेशा बेटर होता है किसकी कंपैरिजन में? वोल्टमीटर की कंपैरिजन में। जहाँ पे 100% एक्यूरेसी से हमको रीडिंग लेनी हो, वोल्टेज या करंट को मेजर करना हो, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। और जहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमको डेटा चाहिए कि कितना वोल्टेज है सर्किट में, वहाँ पे आप वोल्टमीटर को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो छोटा डिवाइस होता है। वोल्टमीटर क्या होता है? छोटा। पोटेंशियोमीटर बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, कंफर्टेबल नहीं है उसके इधर उधर लेके जाना, इसलिए वोल्टमीटर छोटा डिवाइस होता है, वही यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना है कि एक्यूरेसी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? पोटेंशियोमीटर की ज्यादा होगी, ठीक है। और सेंसिटिविटी भी किसकी ज्यादा होती है? पोटेंशियोमीटर की ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम 10 मीटर लेंथ का एक वायर यूज करते हैं, और जितना बड़ा वायर यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर में उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, वो बहुत कम वोल्टेज को मेजर करने के लिए नहीं होता, जबकि जो पोटेंशियोमीटर है उससे मिनिमम वोल्टेज भी, बहुत छोटा सा वोल्टेज भी आप मेजर कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर कौन सा होता है? हमेशा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा डिवाइस है। अब एक दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो करके देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर if the cross sectional area of the wire is 0.8 into 10 raised to power minus 6 meter square and its resistivity is 40 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, then find the potential gradient। तो आपको potential gradient की वैल्यू मेजर करके बतानी है। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि किसी पोटेंशियोमीटर के अंदर जो प्राइमरी सर्किट है
उसमें करंट कितना है 0.2 एम्पियर के बराबर है, और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू दे रखी है जो कि है 40 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अभी ये कैसे फाइंड करोगे? तो पहले फॉर्मूला देखो, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है V बाई एल के किसके बराबर होगा? V बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, V मतलब वोल्टेज, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एल, और R को क्या लिख सकते हो आप? रो एल बाई ए, याद है क्या फॉर्मूला? रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई ये वाला एल, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? आई रो बाई ए। ये किसकी वैल्यू आ गई? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब देखो तीनों डेटा हमको दे रखे हैं, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? आई की वैल्यू कितनी? 0.2 एम्पियर, रो की वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये लो जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया अपने पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V with length L in the case of two potentiometer P and Q is shown in figure. Which of these two will you prefer for comparing the EMF of two primary cells and Y? हमारे पास में दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर है जिनका नाम है P और Q। उनके लिए V और L इनके बीच का ग्राफ दे रखा है। किसके बीच का ग्राफ है ये? V और L के बीच का ग्राफ है ना? तो आपको ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी सेल है उसका EMF मेजर करना है तो आप कौन सा पोटेंशियोमीटर यूज करोगे? कौन सा पोटेंशियोमीटर आप यूज करोगे उसमें? ठीक है, इन दोनों में से, P और Q में से। अब ये कैसे पता चलेगा? देखो कोई भी पोटेंशियोमीटर हो, आप उसको अच्छा तभी मानोगे जब वो छोटे से छोटा वोल्टेज मेजर कर पाएगा, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अब सेंसिटिविटी ज़्यादा कब होती है? याद करो, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है। क्योंकि किसी भी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, याद होगा आपको कि किसी भी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। सेंसिटिविटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? V बाई एल। ठीक है जी। अब अगर आपको कोई भी वोल्टेज मेजर करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो आप ये चाहोगे कि उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब इन दोनों में से आप चेक करो कि किसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ये दोनों ही ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये पॉइंट ओरिजिन है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और ओरिजिन से पास होता है तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, है ना? अगर वो ओरिजिन से पास होगी ना लाइन तो उसकी इक्वेशन ये होगी। और m का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्लोप ऑफ द लाइन। m इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं y बाई एक्स, जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके बताओ कि y एक्सिस पे क्या दे रखा है? v दे रखा है। x एक्सिस पे क्या दे रखा है? l दे रखा है। तो यहाँ पे इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? v बाई एल से रिप्रेजेंट होगा। y की जगह v है, x की जगह l है, तो v बाई एल किसको शो कर रहा होगा? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इन दोनों ग्राफ को देख के इजीली पता लगाया जा सकता है कि किसका स्लोप ज्यादा है ना? स्लोप किसको बता रहा है यहाँ पे? v बाई एल को, और v बाई एल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट k के बराबर होता है। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। किसका स्लोप ज्यादा है? तो ग्राफ का स्लोप पता करने के लिए ग्राफ पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ पे बैठ जाएंगे, और जिस पे आप तेजी से फिसल के नीचे आओगे
जिस ग्राफ पे आप फिसल के तेजी से नीचे आओगे उसका स्लोप क्या माना जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा। तो बताओ पी और क्यू में से किसका स्लोप ज़्यादा है, पी का स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू, क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो हम बोल सकते हैं के फॉर पी इज ग्रेटर देन के फॉर क्यू। और हमारे लिए वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। तो कम किसका है, क्यू का। तो अच्छा पोटेंशियोमीटर कौन सा हुआ, क्यू वाला हुआ। तो हम कौन सा वाला पोटेंशियोमीटर प्रीफर करेंगे, जो क्यू पोटेंशियोमीटर है उसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वो अच्छा है, क्योंकि वो छोटे से छोटे वोल्टेज को भी प्रॉपरली मेजर कर रहा होगा, इसलिए उसको बेटर माना गया है। तो हम जो प्रीफर करेंगे पोटेंशियोमीटर वो होगा क्यू वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ए पोटेंशियोमीटर द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 connected in the given manner are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. Find E1 upon E2 and position of null point from for the cell E1. How is the sensitivity of a potentiometer increased? दो चीजें पूछी है, तीन चीजें पूछी है बेसिकली। एक तो आपको पूछा है कि E1 अपॉन E2 कितना होगा, दूसरी चीज पूछी है कि पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1 क्या होगी, और तीसरी चीज पूछी है कि आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। सेंसिटिविटी का तो कॉन्सेप्ट हमको पता है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको लेंथ को ज़्यादा रखना है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी ये जो सर्किट आपको दिखा रखा है इसमें देखो दो सेल कनेक्टेड है E1 और E2, लेकिन पहले तो इनको इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, है ना। करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो इस सेल से इधर जाएगा करंट, इस सेल से इधर जाएगा, तो दोनों अपोजिट मैनर में कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है, तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, इधर और इधर। तो पहले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर जो टोटल ईएमएफ हो क्या माना जाएगा, E1 माइनस E2। और दूसरे वाले केस में क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, इसलिए टोटल ईएमएफ कितना माना जाएगा, E1 प्लस E2। क्लियर है ये बात, तो ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि पहले कॉम्बिनेशन के लिए जो बैलेंस लेंथ है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर के बराबर है। हमको पता है कि जो बैलेंस लेंथ होती है या जो नल डिफ्लेक्शन आता है उसके लिए जो लेंथ होती है, उस लेंथ को अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतनी लेंथ के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, उस लेंथ के अक्रॉस जो भी चीज़ कनेक्टेड है, चाहे सेल हो या एक सेल हो या दो सेल हो, कितने भी सेल हो, उनके पोटेंशियल डिफरेंस या उनके ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको 120 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ मिल रही है E1 और E2 के लिए, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना है, E1 माइनस E2। इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। बैलेंस लेंथ का मतलब क्या होता है, बैलेंस लेंथ का मतलब है कि इस लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो सेल का ईएमएफ है, दोनों का मिला के वो आपस में बराबर है, तभी यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन मिल सकता है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि भी 120 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। याद है पोटेंशियोमीटर के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू K इंटू L, वो लगाएंगे। तो पहले केस के अंदर जो E1 माइनस E2 है, यानी कि जो दोनों सेल के ईएमएफ का डिफरेंस है, क्योंकि उल्टा कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ होगा E1 माइनस E2, वो किसके बराबर होना चाहिए, K इंटू L। L कितना है, 120 सेंटीमीटर के बराबर है। ये लो जी, पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सेकंड केस में बताओ, E1 प्लस E2, सेकेंड केस में E1 प्लस E2 किसके बराबर आएगा, K इंटू 300 के बराबर आएगा, K इंटू 300 के बराबर होगा। ये लो जी, दो इक्वेशन आ गई अपने पास में। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये बनेगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या जाएगा, कैसे के कैंसिल और एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बाई क्या आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा अपने पास में 2/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5E1 माइनस 5E2
इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2, ठीक है। यहाँ पे E1 वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 3E1 और उधर ये E2 वाली टर्म जाएगी तो ये बन जाएगा 7E2। तो E1 अपॉन E2 क्या आएगा जो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, E1 अपॉन E2 आएगा 7/3। पहला आंसर क्या है 7/3, पहला आंसर आ गया अपने पास में, ठीक है। सेकंड इसने पूछा कि अगर अकेला E1 EMF का सेल सर्किट में कनेक्टेड होता तो उसके लिए नल डिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस पे मिलता। सेकंड जो पोर्शन है ना, पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर सेल E1, मतलब अकेला E1 EMF का सेल सर्किट में लगा देते इसी पोटेंशियोमीटर के अंदर तो फिर आपको कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिलता। अब ये कैसे पता चलेगा, तो मान लो किसी L लेंथ के ऊपर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता E1 EMF के सेल के लिए, तो वो L आपको फाइंड करके बताना है। इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन बनती E1 इक्वल्स टू K इंटू L, ऐसा कुछ बनता ना इक्वेशन, और L आपका आंसर होता है। L वो लेंथ होती जहां पे E1 EMF के सेल के लिए नल डिफ्लेक्शन मिल रहा होता। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है E1 और E2 में जो रिलेशन आपके पास आया है इसको यूज करते हुए आप जो पहली इक्वेशन है ना, उसमें से E2 को हटा दो, सिर्फ E1 में इक्वेशन बना लो, क्योंकि E1 इक्वल टू K इंटू L ऐसा फॉर्मेट अगर आपने बना लिया तो K का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा, अपनी बैलेंस लेंथ होगी। समझ लो बात। पहली जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है देखो, E1 माइनस E2। अब इस रिलेशन से E2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 3/7 E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू 120। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये जो इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/7 E1, ये आएगा K इंटू 120। सॉल्व करो इसको, E1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 4 से कैंसिल करोगे 30 आएगा, 30 इंटू 7 यानी कि 210 आ जाएगा। आया समझ में। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब कंपेयर करो इसको इस पहले वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन मैं नंबर 3 बोल देता हूँ, ये वाली इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो 3 और 4 को कंपेयर करो, E1 की जगह E1 है, K की जगह K है, L की जगह कौन आ गया 210 सेंटीमीटर। तो ये है अपनी बैलेंस लेंथ या नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट फॉर द सेल E1। अगर अकेला E1 EMF का सेल सर्किट में लगा होता तो उसके लिए जो नल डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे मिलता, 210 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर मिलता। आया समझ में। देख लो कोई डाउट हो तो इसमें।